मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज हमने अपने YouTube वीडियो का जो थंबनेल रखा है वो ये है कि जंग की सबसे खतरनाक तस्वीर। और आज हम आपको वही तस्वीर दिखाएंगे जो आप लाइव शूट हुई है, लाइव कैमरे पर रिकॉर्ड हुई है। आज आपको हम वो तस्वीर दिखाएंगे। और अपनी शुरुआत आज हम इस बात से करेंगे कि आप याद कीजिए कि जब मैंने 2 दिन पहले एक विश्लेषण किया था तो उसमें मैंने आपसे ये चीज़ कही थी कि इस बात की भी पूरी संभावना है कि इज़राइल ने जानबूझ करके ईरान के हमले इज़राइल की धरती पर होने दिए, या अगर वो हमले हुए भी, अगर कुछ मिसाइल्स जो है वो अगर वो मिस भी हो गई और उसको जो आयरन डोम है या उनका जो भी रक्षा कवच है, अगर उसको वो क्रैश नहीं कर पाया, उसको वो मार नहीं पाया आसमान के अंदर, वायुमंडल के अंदर, तो इससे उसको लेकर कोई चिंता नहीं थी। क्योंकि जो तबाही हुई तेल अवीव के अंदर या हाइफा के अंदर, अभी भी जो तबाही हो रही है इज़राइल के तमाम शहरों में, दरअसल इज़राइल अपनी उस तबाही के ज़रिए दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि देखो हमारी तबाही हो रही है, तो अब हम जस्टिफाई करते हैं इस बात को कि हाँ अब ईरान में भी तबाही होनी चाहिए, और जो इज़राइल में होगा उसका 10, 15, 20 गुना ईरान में हम करेंगे। ये दिखाने के लिए, अपने हमले को ईरान में जो हो रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए उसने इज़राइल की धरती पर कुछ नुकसान होने दिया, जैसा कि हमेशा से उसकी रणनीति रहती है। और यहाँ पर इस चीज़ की पुष्टि इस तरह से होती है कि जब किसी भी देश के ऊपर, आप याद कीजिए कि हमारे यहाँ पर शाहीन, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस वक्त शाहीन मिसाइल छोड़ी गई थी जिसको कि डिटेक्ट किया गया और हिसार में मार गिराया गया। अब वो भारतीय वायुमंडल में इतने अंदर तक वो मिसाइल आ गई, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी की और तमाम आलोचना हुई कि आखिर इतने अंदर तक मिसाइल कहाँ से आ गई। सोचिए अगर वो मिसाइल ने दिल्ली पहुँच तबाही मचा दी होती, फिर तो यूपीए की सरकार, या हम कहें कि इंडिया जो गठबंधन है, वो कोई कसर नहीं छोड़ता मोदी को घेरने के लिए और बीजेपी को कोसने के लिए। लेकिन देखिए जो इज़राइल है वहाँ पर जो हमले हुए ईरान के, तो इसके बाद जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो इज़राइल के राष्ट्रपति हैं, उन दोनों ही लोगों ने जा कर के जहाँ पे तेल अवीव की साइट पे 14 लोगों की मौत हुई, जहाँ पे ईरान का हमला हुआ, बाकायदा वहाँ पे जा कर के उन्होंने दौरा किया, उन्होंने जाके वहाँ पे बाकायदा फ़ोटो खिंचवाई, यानी अगर कहा जाए तो फ़ोटो सेशन किया वहाँ पे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है, और वो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो इज़राइल के ऊपर ईरान के हमले हो रहे हैं उनको इज़राइल कैश करना चाहता है, और उन हमलों को दुनिया को दिखा करके ये साबित करना चाहता है कि अब उनको पूरा अधिकार है कि वो इज़राइल के ऊपर, कि वो ईरान के ऊपर लगातार हमले करें। और वो चीज़ जो लगातार हम देख भी रहे हैं, हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज आपको हम एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो कल दोपहर से ही लगातार ट्रेंड हो रही है। मेरे पास ये तस्वीर कल दोपहर में आ गई थी, मुझे लगता है कि शाम को ही मुझे आपको ये तस्वीर दिखानी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको अभी ये तस्वीर दिखा रहा हूँ सुबह। और अगर आप इस तस्वीर को देखें तो मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर एक ईरान की ये ईरान का स्टेट टीवी है, और ईरान की स्टेट टीवी की ये एक एंकर है जो कि लाइव कार्यक्रम कर रही थी, और लाइव कार्यक्रम करते करते ही हमला होता है इज़राइल का, और इसके बाद फिर ये जो एंकर है ये वहाँ से भाग जाती है। आपने देखा वीडियो कि किस तरह से वो भाग जाती है। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो इस तरह से अचानक से पूरी दुनिया के अंदर छा गया। ये वीडियो अचानक से पूरी दुनिया के अंदर इतना तेज़ी से वायरल होने लगा कि हर मोबाइल पर ये वीडियो पहुंचने लगा। आप एक फिर से देखिए एक बार कैसे हमला होता है इज़राइल का, और कैसे ये जो एंकर है ये स्टूडियो से भाग खड़ी होती है। तो ये जो पूरी वीडियो है, मैं अगर वीडियो का पूरा एक एनालिसिस करूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मैंने खुद भी कई न्यूज़ चैनल्स में काम किया है, और एंकर जो होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो जब स्टूडियो में होता है तो एक तरह से मैं एक कहता हूं कि ये भारत का एक चरित्र है, ये एक हिंदू चरित्र है
कि हिंदू चरित्र चाहे वो कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो परिस्थितियों का सामना करता है। मैं आपको बताऊं मित्रों, मैं जब न्यूज़ चैनल में काम करता था तो बहुत सारे हमारे यहाँ के जो न्यूज़ चैनल में एंकर्स होते थे, वो जब अपने स्टूडियो में बैठते थे तो चाहे भूकंप कितना ही बड़ा से बड़ा क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी ही ख़राब परिस्थिति क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी स्टूडियो छोड़ते नहीं थे। जिस कुर्सी पर बैठकर वो अपना समाचार पढ़ रहे हैं, उस कुर्सी को कभी वो छोड़ते नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए, उस कुर्सी को कभी छोड़ते नहीं थे। लेकिन मैंने आज ईरान की एक भगोड़ी एंकर देखी, बुरके वाली, ईरान की बुरके वाली भगोड़ी एंकर, जो कि एक धमाका हुआ और धमाके के बाद डर के मारे आप देखिए किस तरह से वो भाग खड़ी हुई। और ये लोग कहते हैं कि हम तो साहब जो है शोहदा हैं, हम तो मुजाहिद हैं, हम तो क्या हैं, क्या क्या कहते हैं अपने आप को। लेकिन ये जो सारी वीडियो है, ये जब वीडियो वायरल हुई तो ये सारा जो ये महिला बोल रही थी, ये जो महिला एंकर है, बुरके वाली जो एंकर है, ये किस तरह से जो बातें कह रही थी, ये सारी बातें ईरानी पर्शियन भाषा में थी, ईरानी भाषा में थी। लेकिन चूंकि इसका आनंद लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने इसका आनंद लेने के लिए क्या किया कि इसमें अपने मन मर्जी के टेक्स्ट लगा दिए अंग्रेजी में। क्या लिखा है, देखिए लिखा है वी विल नॉट कावर्ड, मतलब हम कोई कायर नहीं है। बाई ट्रुथ वी विल, हम सच के साथ हैं। बिकॉज वी हैव अल्लाह टू प्रोटेक्ट अस, क्योंकि हमारे पास अल्लाह है प्रोटेक्ट करने के लिए। विद अल्लाह नो बम कैन हार्म अस, जब तक अल्लाह है तब तक कोई बम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और तभी ये कहते ही धमाका होता है और धमाके होते ही वो भाग जाती है। तो मैं अभी कह रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको सबटाइटल बोलते हैं। जो सबटाइटल यहाँ पे चल रहे हैं, ये सबटाइटल यहाँ पे चल रहे हैं, ये सबटाइटल सच नहीं है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। ये किसी ने लगाए हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल है, किसी ने लगाए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके ज़रिए एक तरह से निशाना साधा जा रहा है कि तुम लोग जो इतनी बातें करते हो कि हम बड़े जवामर्द कौम हैं, हम तो शोधा हैं, हम मुजाहिद हैं, हमारे जैसा कोई बहादुर नहीं है, हम सबसे बड़े इस्लाम के तगड़े ऐसे बंदे हैं कि किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते। इस तरह की जो बड़ी बड़ी बातें होती है ना, ये सारी बड़ी बड़ी बातों का जो ढकोसला है वो आज देखिए बिल्कुल लाइव टेलीविज़न पर सामने कैमरे के एकदम एक्सपोज हो गया, जब ईरान की एक पर्शिया की एक एंकर भगोड़ी बन गई और भाग निकली। जबकि हमारे यहाँ पे कितने ही भूकंप आए, कितना कुछ भी आ जाए, लेकिन ये हिदायत होती है कि इंडिया में आपने आज तक कभी इस तरह की तस्वीर नहीं देखी होगी कि जब कोई एंकर इस तरह अपनी भूकंप आया हो और अपनी कुर्सी छोड़ के इस तरह भाग गया हो, आपने कभी नहीं देखी होगी। कायरता जो है ना वो हमारे चरित्र में नहीं है, इतनी आसानी से भागने वाले हिंदू नहीं, और इसीलिए हिंदू टिका हुआ है। आज 1400 सालों से भी हिंदू टिका हुआ है। और ईरान के ऊपर तो जब इस्लामी सेनाओं ने सिर्फ 32 हमले किए थे, और 32 हमलों के बाद ईरान ने पूरी अपनी क्या कहते हैं कि घुटने टेक दिए थे इस्लाम के सामने, और इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। जबकि हिंदुस्तान पे 1400 सालों से लगातार हमले होते रहे, आज भी हमले हो रहे हैं, आज भी आतंकवादी हमले होते हैं, आज भी पाकिस्तान खुराफात करता है, लेकिन आज भी हिंदू धर्म जो है टिका हुआ है। आज भी हिंदू अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं है। यही हमारी ताकत है, यही वीरता, यही बहादुरी जो आपके अंदर है। इसी बहादुरी को जो हिंदुओं के अंदर है, इसी बहादुरी को आपको पहचानने की आवश्यकता है। जो हमेशा कहता हूँ कि आप जानो कि आप कौन हो, कि आप राणा कुंभा की, आप महाराणा प्रताप की, आप पृथ्वीराज चौहान की, आप छत्रसाल की, आप पेशवा बाजीराव की, आप बिजली पासी जैसे जो महान हमारे शूरवीर सुहेलदेव महाराज की, जो हमारे महान शूरवीर रहे, आप उनकी संतानें हो। यही तो हम आपको बताना चाहते हैं, यही तो हमारा मकसद होता है। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद क्या होता है? यही होता है। और क्या होता है कि आपको मोटिवेशन मिले। तो ये मोटिवेशन जो है हम आज आपको यहाँ पे दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो ये तो हमने आपको दिखाया कि एक तस्वीर दिखाई आपको। अब हम आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो कि तेहरान से आ रही हैं। और तेहरान का हाल इस वक्त क्या हो गया है, तेहरान की हालत क्या हो गई है। आपने देखा था ना, जब आप समझ लीजिए कि जब आप सबसे बड़ी तस्वीर क्या होती है, जब आप ये अगर आप ये देख लें कि किसी भी देश जिस पर कि हमला हुआ है, अगर उस देश का जो कैदी है, जो जेल है, अगर वो जेल टूटने लगे, अगर वो कैदी बाहर निकलकर सड़क पर आना शुरू हो जाएं, तो आप समझ लो कि वो जो देश है, उस देश की सरकार अब ख़त्म होने जा रही है। आपने देखा होगा कि अभी सीरिया का जो बशर अल असद था, जब वो वहाँ से भागा तो किस तरह से सीरिया की जेलों में जो तमाम कैदी थे वो सब के सब बाहर निकल आए, बड़ी बड़ी जेलें टूट गई। अब आप यहाँ पर देखिए तेहरान के अंदर कैसे जेलें टूट गई हैं। ये तेहरान की जेलों के कैदी हैं
जो कि इस तेहरान की सड़कों पर चहलकदमी कर रहे हैं, बाहर निकल आएँ। और ये सारे वो लोग हैं जो कि सताए हुए लोग हैं, जो ईरान की मुल्ला गवर्नमेंट चल रही है, उस ईरान की मुल्ला सरकार के सताए हुए ये सारे लोग, और हज़ारों की संख्या में लोग जो कैदी हैं, जेल में बंद थे, वो आज सड़कों पर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, भागते हुए नज़र आ रहे हैं अब। और इनको ये लग रहा है कि इजराइल ने उनको मुक्त कर दिया है। और मैं आपको बताऊँ, सिर्फ यही नहीं, तस्वीरें तो ऐसी भी आ रही हैं जहाँ पर तेहरान के अंदर इजराइल के तमाम शहरों में खुल करके जो खामेनेई हैं, अली खामेनेई हैं, उनकी फ़ोटोज़ को, उनके पोस्टर को आग में जलाया जा रहा है, आग में झोंका जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो इजराइल की पूरी एक मंशा है, जो पूरा उनका एक मकसद है कि ईरान के अंदर जो रिजीम है वो चेंज हो, ईरान के अंदर जो मुल्ला सरकार चल रही है वो मुल्ला सरकार बदल जाए और वहाँ पर कोई और सरकार आए। और आज जो इसके पहले वहाँ पर जो शासन था, पहलवी वंश का शासन था, उसके रेज़ा पहलवी का एक और बयान आया है, और वो बयान ये आया है कि जो ईरान है, जो ईरान की सरकार है, वो बिना किसी मतलब के अब सिर्फ अपने कट्टरपंथी विचारों की वजह से ईरान की जो जनता है उसको एक युद्ध की आग में झोंक रही है, उसको एक युद्ध की आग में जला रही है। मित्र, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो G7 के विजिट पर भी थे कनाडा के अंदर, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने दौरे को बहुत शॉर्ट किया है और वो अब दोबारा अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि एक युद्ध की स्थिति है इजराइल और ईरान के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए परिस्थितियाँ इस वक्त चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं अमेरिका के लिए। तो वो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 2-3 घंटे के लिए या कुछ समय के लिए वहाँ पे गए, उसके बाद वो वहाँ से वापस लौट चुके हैं, अमेरिका जा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की बैठक से ही एक बयान दिया, और उन्होंने बयान क्या दिया? उन्होंने बयान ये दिया कि तेहरान पूरा खाली हो। उन्होंने कहा कि तेहरान पूरा खाली होना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पे जो मासूम लोग हैं उनकी जाने जाएं, क्योंकि हमला बहुत भीषण अभी होने वाला है। और ट्रंप खुद भी एक युद्ध उन्मादी व्यक्ति है, भले ही वो आज कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि उनके ऊपर एक अर्थव्यवस्था का दबाव है अमेरिका की, लेकिन वो मूल रूप से एक युद्ध उन्मादी व्यक्ति हैं। और जो उस वक्त तेहरान में चल रहा है, जो इस वक्त की जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, शायद लोगों को लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यही समय है कि रिजीम चेंज हो जाए, मुल्ला सरकार चली जाए और एक ऐसी सरकार आए जो लिबरल सरकार हो, जो कि इस कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार ना हो, एक लिबरल सरकार जो वहाँ पे होगी। क्योंकि ये जो ऑक्टोपस है, ये जो ऑक्टोपस के बहुत सारे पैर निकले हुए हैं, एक पैर हिजबुल्ला है, एक पैर हूती है, एक पैर हमास है, और भी कई संगठन है इनके इराक में। और उसका जो हेड ऑक्टोपस का है वो कौन है? वो ईरान है। तो ये जो ऑक्टोपस का हेड है ईरान, जब तक इस सर को नहीं कुचला जाएगा, जब तक ईरान को नहीं कुचला जाएगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। यही वजह है कि ईरान को कुचलने का पूरा मन इजराइल बना चुका है, रिजीम चेंज का उसका पूरा मन है, और इसमें वो पूरी तरह से ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त लगा हुआ है। तो अब इसके लिए भाई ये तय हो रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। पहले तो मैं आपको यहाँ पे करूँगा, बातचीत करूँगा आपसे, लेकिन थोड़ा सा तस्वीर भी देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं आप, ये तेहरान की सड़कें, तेहरान की सड़कों पर इस वक्त रात दिन सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है। देखिए कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं, यहाँ से लेकर दूर तक आप देखिए। ये जो आपको लाइटें जो नज़र आ रही हैं, ये जो आपको लाइट नज़र आ रही है, जो किनारे किनारे आपको ये जो सारी लाइट जो आपको नज़र आ रही है, ये सारी लाइट क्या है? ये सब ये क्या है? ये कारें हैं, ये सारी गाड़ियाँ हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, ये गाड़ियाँ सारी की सारी हैं, और ये सारे लोग तेहरान छोड़ करके भाग रहे हैं। देख रहे हैं आप, तस्वीरें देखिए आप देखिए, ये तस्वीर है। ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये तेहरान छोड़ करके भाग रहे हैं। ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं। मैंने आपको तस्वीरें कल भी दिखाई थी, और तस्वीर में आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ किस तरह से पूरा तेहरान खाली हो रहा है। इस बात को आप देख रहे हैं, आप सोचिए नागरिकों में क्या दहशत रही होगी। ये तस्वीरें हमने गाज़ा में भी देखी थी, जब पूरा गाज़ा खाली हो रहा था। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जो रिजीम चेंज हो, ये रिजीम चेंज कैसे हो। अभी खबर ये आई थी 2 दिन पहले कि नेतन्याहू ये चाहते थे कि खामेनेई को भी मार दिया जाए, जो इस वक्त सर्वोच्च नेता हैं। इस्लामिक क्रांति जिसकी बात करता है ईरान की, इस्लामिक क्रांति की सरकार है, ये ईरानियन रिवॉल्यूशन की गवर्नमेंट है। ये जो खामेनेई कहते हैं कि वो इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता हैं, तो जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उनको ही मार दिया जाए, ये प्लानिंग नेतन्याहू ने बना ली थी। लेकिन इसके बाद अमेरिका की तरफ से उनको इस पर हरी झंडी नहीं मिली। उनको ट्रंप की तरफ से मना किया गया कि आप खामेनेई को नहीं मारेंगे। और इसको लेकर के अब नेतन्याहू ने सीधे एक बयान दिया है, खुल करके बयान दिया है। और बयान क्या दिया है?
उन्होंने बयान ये दिया है कि अगर खामेनेई को मार देंगे तो जंग खत्म हो जाएगी। यानी वो ये कह रहे हैं साहब कि अगर आप जंग खत्म करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि खामेनेई को ही मार दिया जाए। अब खामेनेई कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। खामेनेई एक ऐसे एक मजहबी उस्ताद के तौर पे, जिसको हमारे यहाँ धर्मगुरु कहते हैं, वो ऐसे मजहबी उस्ताद हैं जो कि जितने भी पूरी दुनिया में शिया मुसलमान हैं सबके वो क्या हैं, मजहबी उस्ताद हैं। उनको सब सम्मान करते हैं, दुनिया में उनका सम्मान है, खासकर शिया मुसलमानों में। तो खामेनेई की अगर हत्या नेतन्याहू कर देते हैं तो इसके भी बहुत बड़े असर हो सकते हैं। इससे भी युद्ध बढ़ सकता है, हो सकता है युद्ध ठंडा भी पड़ जाए, हो सकता है भड़क भी जाए। लेकिन नेतन्याहू जो बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चेतावनी देना चाहते हैं, और ये इजराइल इसके लिए कैपेबल है। इजराइल को सब पता है कि कहाँ पे कौन रह रहा है। जब इजराइल को ये पता है कि साहब इनका कौन सा टॉप कमांडर, इनका कौन सा टॉप का परमाणु वैज्ञानिक कहाँ रह रहा है, इनका कौन सा जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड का हेड कहाँ रह रहा है, जब इसको सब कुछ पता है तो क्या उसको ये नहीं पता होगा कि आखिर खामेनेई इस वक्त कहाँ पे हैं, खामेनेई कौन से बंकर में छुपे हुए हैं। याद कीजिए सबसे पहले किसको मारा था लेबनान में, सबसे पहले नसरल्ला को मारा था, नसरल्ला को मारा सबसे पहले। तो वही चीज़ यहाँ पर भी खामेनेई को मार सकते हैं। कभी भी खबर आ सकती है कि खामेनेई इज नाउ डेड, कभी भी खबर आ सकती है ये खामेनेई को मार दिया गया। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध इतने बड़े पैमाने पर लड़ा जा रहा है और इसकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो लगातार बढ़ रही है और बढ़ रही है। हर दिन के साथ लगातार इसकी जो तीव्रता जो है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। अब तक की स्थिति क्या है, अगर हम युद्ध के आंकड़ों को देखें तो मरने वालों की संख्या क्या है। अब तक 24 लोग जो है वो इजराइल के अंदर मर चुके हैं इस युद्ध में, ईरान इजराइल के युद्ध में। और अब तक 242 लोग कहा जा रहा है कि वो ईरान के मर चुके हैं, जिसमें कि बहुत से टॉप वैज्ञानिक शामिल हैं, बहुत से टॉप उनके कमांडर शामिल हैं, उनकी आर्मी का चीफ शामिल है। लेकिन यहाँ बड़ी बात क्या है कि एक अमेरिका में काम करने वाली संस्था जो NGO चलाती है, उसने ये कहा है कि ये संख्या कहीं ज़्यादा है ईरान के अंदर। ईरान में 500 से ज़्यादा लोग मरे हैं। आप याद कीजिए, आज गाज़ा पट्टी में जब युद्ध शुरू हुआ था तो उस वक्त खबर आती थी कि आज 200 लोग मरे, आज 100 लोग मरे, आज 150 लोग मरे, और धीरे धीरे वो आंकड़ा कहाँ पहुँच गया। आज की तारीख में 50,000 से ज़्यादा लोग गाज़ा पट्टी के अंदर मारे जा चुके हैं। तो अगर ईरान ये युद्ध नहीं रुकता है और चलता रहता है इसी तरह से, तो आप ये मान के चलिए कि ये मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा, लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। और इसके बाद फिर इसको रोकना जो है, इसको रोकना कहीं से भी इतना आसान नहीं होगा। अभी इस वक्त की अगर हम देखें स्थिति को तो तेहरान के अंदर अभी भी इजराइल के हमले लगातार जारी हैं, लगातार चल रहे हैं, रात दिन वहाँ हमले चल रहे हैं। और एक बड़ा समाचार ये आया है कि एक इजराइल के एक ऐसे एयरबेस पर, ईरान के एक ऐसे एयरबेस पर इजराइल ने अटैक किया जहाँ पे उसके ईरान के 2 लड़ाकू विमान रखे हुए थे F-14, और वो दोनों लड़ाकू विमान इजराइल ने ध्वस्त कर दिए। उनकी तस्वीरें भी इजराइल के एयरफोर्स ने जारी कर दी हैं। और इसी के साथ यहीं पर ही एक उन जो UAV लॉन्च करते हैं, जो उनके पास ड्रोन सिस्टम है ईरान के पास, वो जो UAV लॉन्च करते हैं, वो UAE का लॉन्चिंग पैड जो तेहरान के अंदर है, उसको भी इजराइल ने इस वक्त तबाह कर दिया है। तो आप ये समझ लीजिए कि युद्ध की जो स्थिति है उसमें ईरान भी पलटवार कर रहा है, और ईरान का सबसे ज़्यादा जो गुस्सा इस वक्त है वो फूट रहा है जो भी इजराइल के जासूस काम कर रहे हैं ईरान के अंदर। मोसाद के 12 से ज़्यादा जासूसों को एक दिन के अंदर ईरान ने फांसी पर लटका दिया है। एक मोसाद के जासूस को तलाशा जा रहा है, जासूसों की खोज हो रही, कौन कौन जासूस है मोसाद का, सबको मारा जा रहा है पकड़ पकड़ करके। ये इस वक्त स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जो इजराइल की आर्थिक एक तरह से सिटी है, हमारे यहाँ मुंबई है, वैसे उनके यहाँ पे एक जो उनकी इकोनॉमिक कैपिटल है जिसको हाइफा बोलते हैं, उस हाइफा पर लगातार ताबड़तोड़ अभी भी हमले ईरान कर रहा है, और उसमें ईरान को सफलता भी कुछ मिली है। तेल अवीव और हाइफा पर कुछ ताज़ा हमले भी किए हैं जिसमें कि ईरान सफल बताया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में एक सबसे बड़ा जो समाचार है युद्ध के 5वें दिन, वो ये है, चर्चा है, अभी समाचार उसको ऑफिशियल नहीं कहेंगे, लेकिन चर्चा ये है कि ईरान की सरकार अब शांति चाहती है, ईरान की सरकार अब युद्ध विराम चाहती है। और अब ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि भाई अगर
आप कभी इजराइल से जीत नहीं पाएंगे, आप कभी अमेरिका से जीत नहीं पाएंगे। अच्छा ये होगा कि आप परमाणु समझौता कर लीजिए, लेकिन जो इजराइल है वो ट्रम्प, एक तरफ ट्रम्प है जो कह रहे हैं कि आप एग्रीमेंट कर लीजिए तो अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ जो इजराइल है वो कह रहा है कि ना एग्रीमेंट छोड़ो, उनको ख़त्म करो, पूरा इनको तबाह करने में इजराइल लगा हुआ है और इजराइल इनसे पूरा बदला ले रहा है जो इन्होंने किया। और आप याद कीजिए खामेनी ने क्या कहा था, आप उस बयान को कभी आप भूल नहीं सकते, उस बयान को हम कभी भूल नहीं सकते, और मैं चाहता हूं कि वो बयान हर हिंदू को याद होना चाहिए। क्या था वो बयान, याद कीजिए। जब पहला अटैक हमास ने किया था इजराइल के ऊपर, 7 अक्टूबर तारीख थी मेरे ख्याल से, जब पहला अटैक किया था और जब बड़ी संख्या में वहाँ के नागरिकों को मारा था हमास के लड़ाकों ने, आतंकवादियों ने, और इसके बाद बड़ी संख्या में हमास ने जो इजराइल की लड़कियाँ थीं, यंग लड़कियाँ थीं, उनको जब किडनैप करके वो ले गए थे। और याद कीजिए उन तस्वीरों को, जब हमास के लड़ाकों ने, हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की यहूदी नंगी लड़कियों को खुली जीप के पीछे डाला था और उनको माले गनीमत बना करके उनकी परेड करवाई थी गाज़ा पट्टी के अंदर। और तब गाज़ा पट्टी में बड़ी खुशी थी कि देखो हम माले गनीमत ले आए, यहूदी औरत ले आए, ये माले गनीमत है। जब ये सब घटना हुई थी ना, तो उस दौरान इस दुनिया में जो हर कोई, जो सभ्य नागरिक है, जो सभ्य शख्स है, उसने हमास की निंदा की थी कि आप औरतों को इस तरह से कोई वॉर ट्रॉफी की तरह से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि आप उनको मार कर उनकी लाशें घुमा रहे हैं आप, या आप नंगी लड़कियों को घुमा रहे हैं आप गाज़ा पट्टी के अंदर यहूदियों की। हर किसी ने इसकी निंदा की थी। लेकिन उस वक्त खामेनी ने क्या कहा था, उस वक्त खामेनी से पूछा गया था कि भाई क्या ये हमला आपने करवाया है, तो खामेनी ने कहा कि इस हमले में हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ये हमला किया है हम उनके हाथों को चूमना चाहते हैं, हमास के लड़ाकों के हाथों को चूमना चाहते हैं। ये बात किसने कही थी, ये बात खामेनी ने कही थी। तो अब ये सब बातें कभी इजराइल भूलता नहीं है, ये हम भूल जाते हैं, ये हिंदू भूल जाता है जरा जरा सी बातें, कह रहे यहाँ वो हुआ था, वहाँ हुआ था, 4 बम मार दी, खुश हो गए, हो गया सिंदूर। ऐसे नहीं होता, इजराइल ऐसे भूलता नहीं है। इजराइल हर चीज़ का बदला लेता है, प्रॉपर याद रखता है, और उसका ये सिद्धांत है कि हम तुमको तब तक मारेंगे जब तक हमको दर्द महसूस होगा। और उसको अभी तक 7 अक्टूबर का दर्द महसूस हो रहा है, अभी तक वो मारेगा। लेकिन यहाँ भी दिक्कत क्या है ना कि हिंदुओं के अंदर कि उनको तो दर्द ही महसूस नहीं होता, उनको तो अपने ऊपर जब आएगी दर्द महसूस होगा, पड़ोसी में कुछ हो रहा है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। तो ये हमको समझने की, सोचने की इस वक्त ज़रूरत है, और हमको इससे काफ़ी सबक लेने की आवश्यकता है। खैर बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या कुछ युद्ध विराम होता है। मुझे लगता नहीं कि इजराइल युद्ध विराम होने देगा। इजराइल की खास बात क्या है, इजराइल जब युद्ध शुरू करता है तो अपने हिसाब से युद्ध ख़त्म करता है, परिस्थितियों पर उसका पूरा ज़बरदस्त नियंत्रण है, और वो परिस्थितियों को हमेशा ऐसे वक्त में मोड़ कर रखता है, या कुछ ना कुछ ऐसी घटना कर देता है कि जब युद्ध विराम की बात हो तो ऐसी कोई घटना हो जाएगी कि नहीं अभी युद्ध विराम नहीं हो सकता। तो उसके साथ तो अमेरिका तो है ही, उसके साथ में उसके लिए बेनिफिट है, लेकिन उसके अलावा मैं मानता हूँ कि उसके पास हिम्मत भी है, और उसके पास वो पॉलिटिकल जो उसकी पावर है वो ज़्यादा है, उसकी पॉलिटिकल विल पावर ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे हमारे देश की आर्मी तो गजब की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे कितने शाहीन और कितने ड्रोन आके यहाँ पे अटैक कर पाए थे, उनके यहाँ देखिए इजराइल में क्या हाल हो गया है। हमारी एयरफोर्स तो गजब है, हमारा डिफेंस सिस्टम गजब बनाया, वो सब सारा स्वदेशी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इजराइल की लीडरशिप जैसे स्ट्रांग बनना होगा, और स्ट्रांग बनना होगा, और स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और वैसे स्ट्रांग अभी कोई पार्टी नहीं है जैसा बीजेपी है पूरे देश के अंदर, कि उसको और स्ट्रांग बनना होगा, ये मैं चाहता हूँ। नमस्कार।